सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं स्विच यार्ड का एक मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट दैट इज़ द सर्ज अरेस्टर। तो सर्ज अरेस्टर इज कॉल्ड एज ए लाइटनिंग अरेस्टर is a protective device connected between a phase conductor and earth at critical points of the switchyard। जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी एक कंडक्टर है और ये हमारी ग्राउंड है। तो हमारी कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में जनरली सर्ज अरेस्टर कनेक्टेड रहती है। उसको हम लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये होता है, जो भी हमारी ओवर वोल्टेजेस होती है, ओवर वोल्टेज जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेज, 2 और 3 टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेज, वो हम आगे देखेंगे। एक ओवर वोल्टेज होती है लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, एक होती है स्विचिंग ओवर वोल्टेज। तो वो ओवर वोल्टेज जो हमारी लाइटनिंग और स्विचिंग ओवर वोल्टेज के वजह से क्रिएट होती है, उसको एक सेफ लिमिट तक लेके आने के लिए जो भी हमारे स्विच यार्ड के अनदर इक्विपमेंट्स है, दैट आर ट्रांसफार्मर्स, सीटीज, पीटीज, वो सारे इक्विपमेंट्स मेरे जैसे प्रोटेक्ट रह सके, उसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख पाते हैं लाइटनिंग सर्ज का मतलब क्या होता है। कभी भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और कहीं हम अगर स्विचिंग यानी ऑपरेशन किए, उनके वजह से जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं उसको हम लाइटनिंग ओवर वोल्टेज और स्विचिंग ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेज? देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेज। वन इज द लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, सेकेंड वन इज द स्विचिंग ओवर वोल्टेज, थर्ड वन इज द टेम्पररी ओवर वोल्टेज, जिसको हम टीओ भी बोलते हैं। जो लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस होती हैं वो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक कोई भी लाइन और स्ट्रक्चर के ऊपर होने के वजह से होती है। इसका लेवल 1000 किलोवोल्ट होता है और उसका ड्यूरेशन 8 to 20 माइक्रोसेकंड रहता है। सेम वे स्विचिंग सर्ज कब होती है? जब भी हम कोई ब्रेकर ऑपरेशन, कोई लाइन एनर्जाइज करते हैं, कोई फॉल्ट को क्लियर करते हैं, कोई कैपेसिटर और रिएक्टर को स्विचिंग करते हैं, उस टाइम जो वोल्टेज डेवलप होती है उसको बोलते हैं स्विचिंग ओवर वोल्टेज और स्विचिंग सर्जेस। इसका वैल्यू 2 to 4 पर यूनिट रहता है सिस्टम वोल्टेज के। व्हाट इज सिस्टम वोल्टेज? लेट्स सपोज वी टेक ए 132 kV सिस्टम। सो इसका 2 पर यूनिट होगा 2 into 132 kV, दैट इज 264 kV। यहाँ तक मेरा वोल्टेज राइज हो सकता है कोई भी ब्रेकर ऑपरेशन, लाइन एनर्जाइजेशन, फॉल्ट क्लियरिंग, कैपेसिटर रिएक्टर स्विचिंग के वजह से इतना वोल्टेज मेरा राइज हो सकता है। इसका टाइम ड्यूरेशन सेम में 30 to 60 माइक्रोसेकंड रहता है। अनदर इज द टेम्पररी ओवर वोल्टेज। ये जनरली कोई अर्थ फॉल्ट, कोई लोड रिजेक्शंस, रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एट दैट पॉइंट Z is minimum. So during resonance the voltage may rise, and Ferranti effect. What is Ferranti effect? When receiving end voltage is greater than sending end voltage, this condition उसको बोलते हैं हम Ferranti effect। इसका वैल्यू लो टू मॉडरेट रहता है और ये पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 20 मिली सेकेंड और लास्टिंग फॉर सेकेंड्स और 1 सेकेंड तक रहती है। ओके, सो ये जो ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस होती है, हाउ इट बिकेम्स ए थ्रेट टू अस? सो व्हेनेवर ए सर्ज ओरिजिनेट्स,
लाइटनिंग कोई टावर और कंडक्टर के ऊपर स्ट्राइक किया, जिसके वजह से मेरा वोल्टेज का राइज बहुत फास्ट होती है। वो वोल्टेज मेरी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होके द ट्रांजिएंट प्रोपेगेट्स एज ए ट्रैवलिंग वेव एट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट along द कंडक्टर टुवार्ड्स द सबस्टेशन। वो लाइट के स्पीड के थ्रू प्रोपेगेट होके मेरे सबस्टेशन तक आती है और मेरे सबस्टेशन में जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स के है उसको डैमेज करती है। तो अगर हम कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वहाँ नहीं लगाए तो हमको वो फुल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव हमको हमारी ट्रांसफार्मर और ब्रेकर टर्मिनल्स पे मिलेगा, जो उसके बेसिक इंसुलेशन लेवल के ऊपर जाएगा, जिसके वजह से फ्लैश ओवर और वाइंडिंग इंसुलेशन पंक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए द सर्ज अरेस्टर इंस्टॉल्ड अहेड और एडजेंसेंट टू द प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट conduct once voltage exceeds the threshold voltage, diverting the surge to the current to earth and clamping the voltage seen by the equipment to a safe residual voltage। तो ये बोल रहा है जैसे भी मान लीजिए मेरा सेफ वोल्टेज होता है 20 kV, मान लीजिए कोई सर्ज प्रोड्यूस हुई जिसका वैल्यू है 100 kV, वैसे ही सर्ज अरेस्टर में उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, हम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करके रखेंगे कि 20 kV। सो व्हेनेवर यहाँ पे 100 kV दो सर्ज का वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर गया, सो हमारी सर्ज अरेस्टर क्या करेगी, वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देगी टू दैट ओवर वोल्टेज। ओके, जिससे कि मेरा मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे हम एलए इंस्टॉल किए और यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, जिसके वजह से मेरी जो लाइटिंग 100 kV की वेव थी वो सर्ज अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड हो गई और मेरी ये वाली एरिया प्रोटेक्टेड रह गई। ओके, नाउ द मॉडर्न गैपलेस सर्ज अरेस्टर वर्क्स एंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड दैट इज ZNO डिस्क। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक सर्ज अरेस्टर है और ये सर्ज अरेस्टर में ये मल्टीपल डिस्क यूज हुए हैं। और ये डिस्क किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का ये प्रॉपर्टी रहता है कि ये हाई वोल्टेज को लो रेजिस्टेंस एंड लो वोल्टेज को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। द वर्किंग लॉजिक hinges on one property: the ZNO block is a highly non-linear resistor. Its resistance is not constant but changes drastically with the voltage applied across it। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे सारे ZNO के ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है, ये मेरे ZNO के ब्लॉक्स रहते हैं। ये मेरी लाइन कंडक्टर जाती है, ये मेरी अर्थ है। जो भी मेरी वोल्टेज डेवलप होती है, मान लीजिए 100 kV की वोल्टेज डेवलप हुई सर्ज के वजह से, तो ये क्या करेगा, तो ये वो जो वेव ट्रैवल होगी तो ये इसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देगा 100 kV को। किंतु नॉर्मल ऑपरेशन में मान लीजिए मेरी 20 kV की सिस्टम है, ये 20 kV को ये सारे डिस्क के अक्रॉस डिवाइड कर देगा, वोल्टेज को डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स इन ईच डिस्क द वोल्टेज will be 20 divided by 6 as there are 20 number of disks।
ओके। और ये 20 kV को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जाते हैं हम, इसका एक ब्रॉडर व्यू में हम समझेंगे कैसे एक्चुअली जिंक ऑक्साइड मेरा सर्ज अरेस्टर में काम करता है। नाउ जो मेरा सर्ज अरेस्टर रहता है वो I = K/V⁴α ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। Where I is the current through the block, V is the voltage applied, K is the constant। जैसे हमको पता है ये नॉन लीनियर एक्सपोनेंट, अल्फ़ा इज ए नॉन लीनियर एक्सपोनेंट, ये जिंक ऑक्साइड के केस में 20 to 50 तक वेरी करता है, लेकिन आज पर लीनियर रजिस्टर ये अल्फ़ा का वैल्यू जनरली 1 होता है। जैसा हम ये ग्राफ्स अगर समझने की कोशिश करें, ये मेरा वोल्टेज का एक्सिस है और ये मेरा करंट का एक्सिस है। ओके, मेरी जो वो करंट है यहाँ पे हम 10 माइक्रो एम्पियर से लेके 100 किलो एम्पियर तक करंट प्लॉट किए हैं। और वोल्टेज ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, मान लीजिए मेरी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में मेरी सर्ज अरेस्टर यहाँ ऑपरेट करती है। ओके, और इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ है। मान लीजिए कोई मेरी टेम्पररी ओवर वोल्टेज हुई और मेरी सिस्टम और जो मेरी वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर चली गई, तो मेरी इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन अभी ये रहेगा। मान लीजिए कोई स्विचिंग सर्ज आई तो मेरी रीजन ऑफ ऑपरेशन ये रहेगा। मान लीजिए कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो मेरा रीजन ऑफ ऑपरेशन यहाँ रहेगा। तो हम देख सकते हैं ये लो वोल्टेज में कोई करंट फ्लो करने के लिए नहीं दे रहा है, और दे भी रहा है तो वेरी कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने के लिए दे रहा है, दैट इज़ वेरी मिली एम्पियर। लेकिन अगर मेरी वैल्यू 10 kV और थ्रेशोल्ड वैल्यू के वोल्टेज वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर गई, तब यहाँ देख सकते हैं ये 100 मिली एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक करंट फ्लो करवाती है। फिर वैसे ही स्विचिंग में 1000 एम्पियर तक करंट फ्लो होती है, और लाइटनिंग सर्ज में मेरी 10 किलो एम्पियर से लेके 100 किलो एम्पियर तक करंट फ्लो होती है। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्विचिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्ज अरेस्टर। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सारा टेस्टिंग्स और इसका सारा कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे।